झारखंड में आपके साथ लक्ष्मण। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा शायद इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और देखिए, कम से कम बीजेपी के तेवर को देखते हुए तो यही लग रहा है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पाकुड़ के गोपीनाथपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के पीड़ित लोगों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। गांव वालों का कहना है कि पिछले दिनों दो समुदाय में झड़प और घरों पर हमले के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बावजूद इसके वो लोग बेहद डरे हुए हैं। सबसे पहले सुनिए गांव के लोगों ने निशिकांत दुबे के सामने क्या बीती सुनाई। पुलिस चले जाएगा, कितना दिन पुलिस पूछेगा, पुलिस जाएगा यार आपको खाते रात नहुलू रख के आप लोग पाए तो हम लोग को मार दीजिए, कोटा गुरुनाथपुर को मार दीजिए, तो भी हम लोग पूछ रहे हिंदुस्त लोग को गोली से नहीं मारे, बम से भी नहीं मारे। ये गोपीनाथपुर पे रखेंगे ना, गोपीनाथपुर पे शेष करेंगे, आज करे कल करें। प्रशासन कितना दिन पोसेगा, प्रशासन कितना दिन रहेगा। हम लोग इसके बाद में गोपीनाथपुर के शेष पर हम अपने राज्य बनाएंगे, अपना राज करेंगे, मुसलमान लोग अपने राज करेंगे। तो देखिए हम लोग बहुत डर से है। कहीं भी खेत में 2-4-8 दिन का बात है, खेत में बम मिल गया। सब्जी काटने गया था, साग सब्जी काटने गया था, तो खेत में ही मिल गया बम। हाँ, ये डीएसपी साहब है। पाकुड़ के गोपीनाथपुर में लोगों की आप बीती सुनने के बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो सारी बात सच निकली जिसको लेकर के वो लगातार आवाज उठा रहे थे। ऐसे में निशिकांत दुबे ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हमेशा के लिए ग्रामीणों की मांग पर स्थायी पुलिस थाने का भी निर्माण कराया जाएगा। अक्षरशः सत्य है। हमारे झारखंड के गोपीनाथपुर के लोग आज भी दहशत में जी रहे हैं। 1.5-2 महीने पहले घटना हो गई तो फिर और मालदा मुर्शिदाबाद से आकर लोग यहाँ धमका रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। सभी लोग आपने अभी खुद ही सुना, ये जिला परिषद की सदस्यता मेरे बगल में बैठी हुई है और सारे ग्रामीणों को आपने खुद ही सुना। तो उनके घर तोड़ दिए गए हैं, अभी तक उनको घर बनाने के लिए कुछ नहीं दिया है। यहाँ कुछ लाइट की व्यवस्था की है प्रशासन, लेकिन जो एक प्रॉपर इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए मुर्शिदाबाद जिले के साथ, उसके साथ नहीं हो पाया। और मैं बार बार एक चीज़ें बड़ा फोल्डेड हैंड से कहता हूँ, हम यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए, हम यहाँ अपनी सुरक्षा मांगने के आए कि पाकुड़ में हिंदू सुरक्षित है या नहीं है, पाकुड़ में आदिवासी सुरक्षित है या नहीं। और जो पाकुड़ के हालात हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे संथालपना के जो हालात हैं, उसमें आदिवासियों की संख्या 36% से 26% है। और आदिवासियों को एक बार धक्का देने के बाद उनका जो दूसरा टारगेट है कि जो बॉर्डर एरिया में हिंदू गांव है, चाहे ये गोपीनाथपुर है, चाहे अभी हम जाने वाले हैं तारानगर इलानी, कहाँ तक जा पाते हैं वो देखेंगे, आप लोग हमारे साथ होंगे। उन सबों में हिंदुओं को जो है मारकर भगाया जा रहा है, या इतना दहशत बम रख के उनके साथ ज़बरदस्ती करके ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि आप खुद घर छोड़कर चले जाइए, आपके ज़मीनों पर हम कब्जा कर लें, आपके मकानों पर कब्जा कर लें। और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो परिकल्पना थी मिस्टर जिन्ना की, वो यहाँ वो पूरा करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पाकुड़ दौरे पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी उन्मादी राजनीति के लिए पाकुड़ को चुना है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि निशिकांत दुबे पाकुड़ की जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जो खुद झारखंड की जनता की हकमारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्मादी राजनीति विधानसभा के चुनावों में शुरू करना चाहती है। अगर निशिकांत दुबे जी हकीकत में झारखंड से प्रेम करते हैं, झारखंडियों से प्रेम करते हैं, अगर न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सांसद के पद से त्यागपत्र दे दें। क्योंकि भागलपुर से आकर के वो भी एक झारखंडी का हक मारे हैं, यहां से सांसद बन गए हैं, तो वो बिहार चले जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल हुए, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं और चुनाव को देखते हुए मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में अब कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास में है, होम और डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास में है। ये चुनाव आते आते कुछ न कुछ उस तरह का पका लेते हैं कि जिसमें कम्युनिटीज में गैप हो। मुद्दों के अलावा तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने राज्यों के पार्टी अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई थी, जो चुनाव के नजरिए से झारखंड के लिए बेहद खास रही। बैठक में पार्टी आला कमान की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने और झारखंड सरकार की उपलब्धियों को बताने का निर्देश दिया गया। गठबंधन में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सीट शेयरिंग तो हमारा हुआ पड़ा है और तभी हम लोग सरकार चला रहे हैं। पहले जो सीट शेयरिंग हुई थी उसी निमित्त तो उसी आधार पे सारी चीजें होंगी, तो उसमें बहुत एफर्ट करने की हमें लगता नहीं है जरूरत है। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातों को अपने दायरे में रह करके करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सीटों के फॉर्मूले से ऊपर उठकर सभी 81 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के पार्टी के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगे गए हैं, जिसे 15 दिन के भीतर फाइनल कर आला कमान को भेजना है। 15 दिनों के अंदर में सभी को जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको अपना आवेदन जिलाध्यक्षों के पास दे देना है। अब उन जिलाध्यक्षों को 15 दिनों के अंदर अगले 26 तारीख तक 27 तारीख तक उनको सारा आवेदन यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस को समर्पित कर देंगे। चुनाव है तो राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन तैयारियां भी जरूरी है। ऐसे में सभी दलों में ताबड़तोड़ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है, ताकि सामने वाले को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में असली लड़ाई तो वोटर ही लड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची में बीजेपी ने युवा आक्रोश रैली योजना सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाई ये भी एक आध महीना तो भले चालू करे, ऐसे ही करते हैं, जो कि पता है इनको फिर तो आने वाले नहीं। अगर हमें कोई इस राज की और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप सबको पता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के काल में कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे, तो 2029 तक देंगे तो प्रत्येक महीना अनाज मुफ्त में 80 करोड़ भारतवासियों को मिल रहा है। बहनों के साथ भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सरकार में पुनः दोबारा आना चाहती है, लेकिन बहनों के साथ सबसे ज़्यादा देश में बलात्कार की घटना यही घटी। महिलाओं को जो पिछली सरकार में जो अधिकार दिया था रजिस्ट्री कराने के लिए 10 रुपये में 100 रुपये में, उसको भी सरकार छीनने का काम किया है, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। के कार्यकर्ता और राज्य की जनता और खास करके युवा आज इस सरकार से उदास है। इसलिए उदास है कि कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार ने 2019 में जो युवाओं से वादा किया, 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने की बात, सभी मोर्चे में ये सरकार फेल रही और अब सब्र का बांध टूट चुका है। 23 अगस्त को बीजेपी की युवा आक्रोश रैली रांची के मोरहाबादी मैदान में होनी है, जिसको लेकर के बोकारो में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक बैठक की और रैली में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब जब 1-2 महीने चुनाव के बच्चे हैं, इन्होंने कोई अपने वायदे पूरे नहीं किए, कोई एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, सभी एग्जामिनेशन का जो है सीबीआई जांच का डिमांड हो रहा है।
ऐसे आक्रोशित पूरे युवाओं ने एक ठाना है भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री जी को इस सारे विषयों को याद कराने के लिए मोराबादी के अंदर जनाक्रोश रैली करने वाले हैं और 23 अगस्त को बड़ी संख्या में युवा जाएंगे। उसी की तैयारी के निमित्त आज बोकारो जिले की बैठक हो रही। धनबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाहर नाले का घेराव किया। प्रदर्शन में बीजेपी के कई विधायक और नेता भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। और तमाम हमारे आंगनवाड़ी की महिला हो या फिर जलसैया महिला हो या फिर पारा टीचर की हमारी बहनें हैं, अपने हक अधिकार को लिए जब विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जब अपना मांग को मांगने का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस सहायक पुलिस को पुलिस से पिटवाया जा रहा है। ये अति अत्याचार हो रहा है इस सरकार में कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कैसे महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो उसमें इतना क्लॉज लगा दिया गया है कि मुश्किल से 10% ही महिला उसमें आएंगी और वो भी धनबाद की ही बात है। हमारे तेलीपाड़ा मोहल्ला में कैसे आपने देखा कि हजारों के संख्या में फॉर्म भरा हुआ कूड़ेदान में फेंका हुआ था, जिसमें हमारी बहनें ने जा करके और उस फॉर्म को चुन करके देखा कि उनका फॉर्म फेंका हुआ है। ये महिला मोर्चा और धनबाद की जनता बेसब्री से बदलने के मूड में बैठी हुई है और उखाड़ फेंकेगी 2024 में आने वाले 2024 में आने वाले सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोलकाता कांड पर दिल्ली, रांची समेत देश भर के अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस घटना को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दी है। तो वहीं आईएमए ने भी स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर के डॉक्टरों के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की। अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में हत्या, 31 साल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी महिला डॉक्टर। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे देश भर के डॉक्टर। कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा। सीबीआई जांच से आएगा सच सामने। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। घटना को लेकर डॉक्टर्स में भारी रोष है। एम्स से लेकर रिम्स तक के जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अस्पताल में हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं, वहां पर नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा एक सेफ्टी के लिए एक नीति लागू करने की जरूरत है। न तो कोई अच्छी तरीके से गार्ड की यहाँ पर व्यवस्था है, न सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है और नाइट टाइम जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए। रिम्स में धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने रिम्स में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उनका साफ कहना है कि हमारा कैंपस एक ओपन कैंपस है, बाहरी लोग घूमते रहते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, ऐसा अगर इस कैंपस में भी हो जाए तो आपके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितनी असुविधाएं हैं आप गिन सकते हैं। हमारा कैंपस एक ओपन कैंपस है, ये क्लोज कैंपस में नहीं है। यहाँ आउटसाइडर्स दिन रात घूमते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं और उन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती। कोलकाता कांड को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। देश भर में बढ़ते डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी मामले में कितनी जल्दी दोषियों पर कार्रवाई होती है और धरने पर बैठे डॉक्टरों की मांग पूरी की जाएगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा।
धनबाद में एनएचएम घोटाला मामले में ईडी की टीम ने एक बार फिर दबिश दी है। घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह के घर पर ईडी की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी की। साल 2016 में एनएचएम में 6.97 करोड़ का घोटाला हुआ था और इसके पहले भी ईडी की टीम प्रमोद सिंह के घर पर छापेमारी कर चुकी है। अभी 4 जुलाई को ही ईडी की टीम ने प्रमोद सिंह के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की थी और 11 जुलाई को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था, लेकिन बीमारी बता करके प्रमोद सिंह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पटना में रविवार को 50 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति पवन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था, जो कि झारखंड के रामगढ़ का रहने वाला है। एक कोयला कारोबारी बताया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस को शक है कि पवन ठाकुर का झारखंड के कुख्यात पांडे गिरोह से तार तो कहीं जुड़े नहीं है, जिसको लेकर झारखंड एटीएस की टीम पवन ठाकुर से पूछताछ के लिए पटना रवाना हुई। झारखंड के डीजीपी ने कहा है कि अगर पटना पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो झारखंड पुलिस अपने स्तर से एफआईआर दर्ज करेगी इस मामले को लेकर और आगे की जांच करेगी। अगर ये पैसे पांडे गिरोह के हैं तो फिर निश्चित ही ये पैसे लेवी, रंगदारी या फिर अवैध कमाई का होगा, जिसकी जांच की जाएगी। जो व्यक्ति पकड़ा गया पटना में 50 लाख रुपए के साथ में, वो जिस व्यक्ति का वो पैसा था वो एक नामी अपराधी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। संभवतः पटना पुलिस उसमें कोई एफआईआर नहीं कर रही है। अगर पटना पुलिस उसमें एफआईआर नहीं करेगी तो उसकी एफआईआर हम करेंगे और हम उन सभी अपराधियों को, ठाकुर है वो रामगढ़ का है और पवन ठाकुर, और मेरी जानकारी के अनुसार वो ये जो आपका तिवारी गैंग जो है पांडे गिरोह से वो जुड़ा हुआ आदमी है। तो अगर पांडे गिरोह से जुड़ा हुआ आदमी है तो आप मान के चल सकते हैं कि 50 लाख रुपए लेवी का पैसा है या वसूली का पैसा है या एक्सटॉर्शन का पैसा है। गढ़वा से एक बड़ी खबर, जल यात्रा में शामिल लोगों से मारपीट का मामला। पुलिस ने 57 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 7 नामजद 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विशिष्ट समुदाय के लोगों पर आरोप, जल यात्रा में शामिल लोगों से मारपीट का आरोप लगा है। डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। विशिष्ट समुदाय ने डीजे पर आपत्ति जताई। पुलिस ने मामले को शांत कराया। मेराल थाना इलाके के चामा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सोमवार को यह घटना हुई थी और आज केस दर्ज किया गया। तो जल यात्रा में शामिल लोगों से मारपीट का यह मामला सामने आया। जल यात्रा में बवाल मचा, पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। बताते चले आपको, डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। मेराल थाना के चामा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सोमवार को यह घटना हुई थी और आज केस दर्ज कर लिया गया है इस मामले को लेकर। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां पर पुलिस लाइन में भगत सिंह की 28 फीट ऊंची प्रतिमा 1 साल बाद भी कबाड़ के बीच रखी हुई है। राष्ट्रीय युवा शक्ति की पहल पर इस प्रतिमा को राजधानी के किसी महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर स्थापित किया जाना था, लेकिन भगत सिंह की प्रतिमा को अभी तक कबाड़ से हटाकर किसी सम्मानजनक जगह पर स्थापित नहीं किया गया है। के पार्षद ओम प्रकाश जी इस प्रस्ताव को लाते हैं तो वहाँ निगम के बोर्ड की बैठक कहा जाता है कि नहीं, प्रस्ताव आ गया, स्थान भी चिन्हित हो गया है, तो यह बापू वाटिका के बगल में इन लोगों को स्थान दिया जाए। उसके बाद हम लोग एक वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा दिए, भगत सिंह का प्रतिमा स्थल। करीब कई महीने तक वो प्रतिमा का बोर्ड वहाँ लगा रहा। उसके बाद हम लोग 1.5 महीने का कंस्ट्रक्शन का काम उस स्थान पे चला। अगर किन्हीं को कष्ट था, प्रशासन को कष्ट था, तो अगर आप जिस दिन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू तो उसी दिन आप लोग रोक लगाते। तो हम लोग प्रशासन से कहें कि हमारा कोई चॉइस नहीं है, आप राजधानी में कहीं भी कोई अच्छा जगह जितना बड़ा प्रतिमा है उसे अच्छा स्थान कहीं चिन्हित करके उसको हम लोग को दे दिया जाए, लेकिन वह कबाड़ा थाने में है, भगत सिंह की प्रतिमा जेल में है। एक तस्वीर आपको दिखानी बेहद जरूरी है। ये तस्वीर देश की जनता को भी जानना चाहिए, साथ ही राजधानी रांची की जनता को भी। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में भगत सिंह की तकरीबन 28 फीट ऊंची एक प्रतिमा लगी है। यह प्रतिमा दरअसल राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने इसका निर्माण कराया था और इसकी लागत तकरीबन जो है 25 लाख के करीब आई थी। और इस प्रतिमा के लिए खास कर बता दें कि भगत सिंह के गाँव से मिट्टी मंगाई गई थी और इस मिट्टी का इस्तेमाल भी इस प्रतिमा में किया गया है। प्रतिमा का जब निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण बंगाल और रांची के कारीगरों ने मिलकर किया था और इसकी योजना थी कि इसे रांची के कहीं पर महत्वपूर्ण जगह पर चौक चौराहे पर इसकी स्थापना की जाए, ताकि आज़ादी के इस दीवाने को, महान दीवाने को लोग देखें। और जब भी 15 अगस्त की तारीख आए, 26 जनवरी की तारीख आए, लोग इस प्रतिमा को देखकर कम से कम राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें। लेकिन देख सकते हैं कि इसका निर्माण जो है 10 अप्रैल 2023 को पूरी तरीके से पूरा हो चुका था और ये प्रतिमा जब राजधानी रांची में कहीं लगाई जाने वाली थी
लेकिन राजनीति का शिकार हो गई, नहीं लग पाई ये प्रतिमा। और राजधानी रांची के पुलिस लाइन में जो कबड़ी खाना है, जहां पर देख सकते हैं कि गाड़ियां जब्त होकर आती हैं और यहां गाड़ियों को रखा जाता है, उन्हीं गाड़ियों के बीच में भगत सिंह की प्रतिमा को स्थान दिया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के बिरसा हरित ग्राम योजना का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जबकि विभाग ने राज्य में करीब 50,000 एकड़ में फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनाश कुमार। झारखंड में एक तरफ वन महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिरसा हरित ग्राम योजना पूरी तरह से ठप है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर आप इन गड्ढों को देखें तो इन गड्ढों में अब तक पौधे लग जाने चाहिए थे, फलदार पौधे, जो योजना की सबसे बड़ी हकीकत भी है। इस योजना के तहत सभी ऐसे जो लाभुक जिनको चयनित किया गया है, उनके खेतों में इस तरह के गड्ढों में फलदार पौधा लगाना है। इस योजना को लेकर बहुत चर्चा भी हुई, इस योजना को सफल भी माना जा रहा था। कोरोना काल में सबसे बड़ा अगर हम कहें तो एक सफलता के तौर पर बड़ी सफलता सरकार की रही। ये हो गया 2 महीना जैसा हो गया कोड़ के। अच्छा, कोड़े उसके बाद तो पेड़ पौधा का बोले थे, वो अभी नहीं किया है। अभी बरसात भी टाइम हो गया तो खाद भी नहीं गिराया है। कितना गड्ढा है? 115 है। तो ये कैसे होगा? क्यों हड़ताल पे हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? सर, हम अपनी मांगों को लेकर हमारा संघ हड़ताल पर है। हम लोग को सरकार के द्वारा बहुत अल्प मानदेय दिया जाता है और हम लोग अपनी मांग है कि ग्रेड पे अस्थायीकरण हमारा हो। ये कब हुआ? कब, कितना दिन हो गया? ये हो गया कम से कम 1.5 महीना। अच्छा, ये जुलाई में कुड़वाए थे, अभी तक पूरा गड्ढा पूरा भटाने जैसा हो गया। मैंने भर रहा है बारिश? हाँ, बारिश के कारण भर रहा है। पूरे जब फसल लगाते अभी फसल भी नहीं लगा पाए। ऐसी मेरा जमीन जो गड्ढा उड्ढा होके पूरा बर्बाद होने में लगा है। मिलने का चांसेस है कि नहीं है? बिरसा हरित ग्राम योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है और उसकी मुख्य वजह यह है कि अब तक पौधे भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मनरेगा कर्मी भी हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल का सबसे बड़ा अगर कोई असर पड़ा है, किसी योजना पर असर